नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की करंट अफेयर की महत्वपूर्ण सीरीज को आगे बढ़ाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है, किसी प्रकार से भी ले सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु में कितने हजार करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना लोकार्पण और शिलान्यास किया। वो है 20,000 करोड़। तो विस्तृत जानकारी देखते हैं क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें विमानन, रेल, सड़क, तेल और गैस तथा जहाजरानी और उच्च शिक्षा संबंधित परियोजना शामिल है। उन्होंने तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1100 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बने गए नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। तो ये सभी बातें क्या है, तमिलनाडु के अंदर ये 20,000 करोड़ से अधिक की जो परियोजना लागू की गई है वहां पे, ये तमिलनाडु के अंदर। आगे देखते हैं। ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बने 5 देश कौन कौन से? मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई को मिली जगह। ये 5 जो देश है ये भी इसके अंदर ब्रिक्स में शामिल हो गए सदस्य इसके। भारत, रूस और चीन सहित शीर्ष उभरती अर्थव्यवस्थाओं वाले ब्रिक्स समूह ने वैश्विक मामलों में पश्चिमी पर्वतों की पृष्ठभूमि अपनी रणनीतिक शक्ति बढ़ाने के प्रयास के तहत इसमें 5 पूर्ण सदस्यों को शामिल करने की घोषणा की है। रूस के ब्रिक्स की अध्यक्षता संभालते ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को कहा कि यह समूह अब 10 देशों का संगठन बन गया है, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात नए सदस्य के रूप में शामिल हो गए हैं। अगस्त में जोहानिसबर्ग में समूह के शिखर सम्मेलन में शीर्ष ब्रिक्स नेताओं ने 1 जनवरी से अर्जेंटीना सहित 6 देशों को इस समूह में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति जेवियर माइली ने पिछले हफ्ते अपने देश को ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका का सदस्य बनने का प्रस्ताव वापस लेने की घोषणा की है। बाकी 5 देश इसके अंदर शामिल हो गए हैं। आगे देखते हैं क्या जानकारी। भारतीय वैज्ञानिकों ने पर्यावरण अनुकूल सौर सेल सामग्री विकसित की। विस्तृत जानकारी देखते हैं नीचे क्या है। भारतीय शोधकर्ताओं ने एक नवीन सौर संचयन सामग्री बनाई है जो जहरीले शीशे के स्थान पर हरित मैग्नीशियम का उपयोग करती है। यह क्या है? यह किफायती और टिकाऊ फोटोवोल्टेइक के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता का प्रतीक है। पेरोवस्काइट सोलर सेल ने कम लागत पर जबरदस्त अक्षमता दर्शाई है। मुख्य धारा के संस्करण जहरीले शीशे वाले फॉर्मुलेशन का उपयोग करते हैं जो स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए खतरनाक है। हैदराबाद के इंटरनेशनल एडवांस्ड रिसर्च सेंटर फॉर पावर मेटलर्जी एंड न्यू मटेरियल्स के वैज्ञानिक ने इस चुनौती का समाधान किया। उन्होंने दक्षता बरकरार रखते हुए प्रचुर गैस विषैले मैग्नीशियम के लिए आधे शीशे की अदला बदली करते हुए एक नई पेरोवस्काइट सामग्री का संश्लेषण किया। तो ये थी इससे संबंधित जानकारी। आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग में उत्तर प्रदेश शीर्ष पर। तो आपराधिक न्याय डेटा प्लेटफॉर्म के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? उत्तर प्रदेश। भारत की इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS का सबसे अधिक उपयोग दर्ज करने में उत्तर प्रदेश लगातार तीसरे वर्ष पहले स्थान पर है। यह डिजिटल प्लेटफॉर्म अदालतों, पुलिस, जेलों और फोरेंसिक प्रयोगशालाओं में निर्बाध डेटा साझा करने में सक्षम बनाता है। उत्तर प्रदेश ने 1.56 करोड़ से अधिक ICJS प्रविष्टियां दर्ज की है। व्यापक रूप से अपनाने से पुलिस को अपराध का पूर्वानुमान लगाने और नियंत्रित करने के लिए उन्नत विश्लेषण की अनुमति मिलती है। अभियोजन और अदालतों को भी तैयार डेटा पहुंच से लाभ होता है। दूरसंचार विभाग द्वारा इस वर्ष 1 जनवरी से 37 और तकनीकी उत्पादों को सरल प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाया गया है। दूरसंचार विभाग द्वारा इस वर्ष 1 जनवरी से 37 और तकनीकी उत्पादों को सरल प्रमाणन योजना के अंतर्गत लाया गया है। इससे प्रमाणीकरण में लगने वाला समय 8 सप्ताह से घटकर 2 सप्ताह हो जाएगा और कारोबार को आसान बनाने में प्रोत्साहन मिलेगा। इस तकनीकी उत्पादों में मीडिया गेटवे, IP सिक्योरिटी इक्विपमेंट,
आईपी टर्मिनल, ऑप्टिकल फाइबर तथा ट्रांसमिशन टर्मिनल इक्विपमेंट आदि शामिल है। इस योजना के दायरे में आने वाले तकनीकी उत्पादित कुल संख्या 12 से बढ़कर 49 हो गई है। संचार मंत्रालय के एक बयान में कहा कि तकनीकी शाखा दूर संचार अभियांत्रिकी केंद्र द्वारा केवल प्रशासनिक शुल्क लगाया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि मूल्यांकन शुल्क पूरी तरह से माफ कर दिया गया है। मूल उपकरण निर्माता या आवेदकों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इससे आवेदन शुल्क में 80% की कमी आएगी। आगे देखते हैं नई जानकारी क्या है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत 1 करोड़ से अधिक लोगों की जांच की गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है? 3 वर्ष में 7 करोड़ लोगों की जांच करना है। सिकल सेल रोग एक रक्त संबंधित अनुवांशिक बीमारी है जिससे रोगी की सारी जिंदगी प्रभावित होती है। यह देश की जनजातीय आबादी में आमतौर पर देखी जाती है, लेकिन अब यह जनजातीय इलाकों के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी देखी जा रही है। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 1 जुलाई को मध्य प्रदेश के शहडोल से शुरू की थी। जनजातीय क्षेत्रों तथा इस बीमारी की आशंका वाले अन्य क्षेत्रों में यह कार्यक्रम मिशन मोड पर चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत सिकल सेल एनीमिया के रोगियों की जांच, रोकथाम और प्रबंधन किया जाता है। मिशन के अंतर्गत 17 राज्यों के 278 जिलों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिनमें सिकल सेल बीमारी होने की आशंका काफी अधिक है। अर्जेंटीना के साथ लिथियम डील। अर्जेंटीना के साथ लिथियम डील क्या है? भारत सरकार के खनन मंत्रालय ने राज्य के स्वामित्व वाली खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड केबीएल के माध्यम से 5 विषम लिथियम ब्लॉकों के संभावित अधिग्रहण और विकास के लिए अर्जेंटीना के खनिक कैमियन के साथ एक मसौदा अन्वेषण तथा विकास समझौते में प्रवेश किया है। कंपनी ने खनिज के संभावित अन्वेषण, निष्कर्षण, प्रसंस्करण और व्यवसायीकरण के लिए चिली के खनिक ENMI के साथ एक गैर प्रकटीकरण समझौता भी किया है। लिथियम एक अक्षार खनिज है जिसे श्वेत स्वर्ण भी कहा जाता है। यह नरम चांदी जैसी सफेद धातु है जो आवर्त सारणी की सबसे हल्की धातु है। केरल सरकार ने के स्मार्ट ऐप लॉन्च किया। तो के स्मार्ट ऐप जो लॉन्च है वो किस सरकार के द्वारा किया गया? वो है केरल सरकार के द्वारा। क्या है ये? देखते हैं नीचे। हाल ही में केरल सरकार ने केरल प्रशासनिक सुधार तथा परिवर्तन के प्रबंधन हेतु समाधान के स्मार्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जो त्रिस्तरीय स्थानीय स्व सरकारी संस्थानों की सभी सेवाओं को एक एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य मौजूदा डिजिटल अंतराल को पाटना तथा विशेष रूप से सरकारी कार्यालयों में वास्तविक दौरे आवश्यकता को समाप्त करके प्रवासियों को लाभ पहुंचाना है। विशेष रूप से के स्मार्ट के तकनीकी ढांचे में ब्लॉकचेन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, GIS, चैटबॉट्स, मशीन लर्निंग एवं IoT जैसे अत्याधुनिक विषयों की एक श्रृंखला शामिल है। फेलिक्स त्शेस्केदी कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में चयनित। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो DRC एक बार फिर सुर्खियों में, क्योंकि राष्ट्रपति फेलिक्स त्शेस्केदी ने 20 दिसंबर को हुए बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल की है। हालांकि नतीजों की विभिन्न विपक्षी उम्मीदवारों ने निंदा की है, जिन्होंने चुनाव को दिखावा करार दिया है और दोबारा चुनाव कराने की मांग की है। राष्ट्रपति त्शेस्केदी लगभग 73% वोट के साथ विजयी हुई और अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मोइज कुटुंबी को 18% वोट के साथ पछाड़ दिया। हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की। हरियाणा सरकार ने नए साल के अवसर पर सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों के लिए कैशलेस चिकित्सा सुविधा देने की घोषणा की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत इस चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उपस्थित थे। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रतीकात्मक रूप से लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी वितरित किए। राज्य सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में प्रयोग के तौर पर यह कार्यक्रम शुरू किया था। शुरू में मत्स्य पालन और बागवानी विभागों के कर्मचारियों को यह सुविधा प्रदान की गई थी।
इसका विस्तार अब सभी नियमित कर्मचारियों तक कर दिया गया है। मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इस योजना में 6 प्रमुख जानलेवा बीमारियों का उपचार किया जाएगा। इनमें हृदय रोग, सेरेब्रल पल्सी, कोमा, इलेक्ट्रिक शॉक, कैंसर और सभी प्रकार की दुर्घटना में उपचार की सुविधा शामिल है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जीवीके पावर लिमिटेड के 100% शेयरधारिता के अधिग्रहण को मंजूरी दी। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जीवीके पावर लिमिटेड की 100% शेयरधारिता के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड पंजाब सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला एक उपक्रम है। जीवीके पावर लिमिटेड दिसंबर 1997 में निगमित हुई। जीवीके एनर्जी लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो बदले में जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी है। आईटीसी ने तंबाकू किसानों को जलवायु चुनौतियों से बचाने हेतु माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया। तो आईटीसी ने तंबाकू किसानों को जलवायु चुनौतियों से बचाने हेतु किसके साथ समझौता किया? माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ समझौता किया। पूरी जानकारी देखते हैं क्या है। आईटीसी ने जलवायु परिवर्तन के कारण भारत में तंबाकू किसानों के सामने बढ़ती चुनौतियों का समाधान करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और स्काईमेट के साथ हाथ मिलाया। कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव सर्वविदित है और तंबाकू क्षेत्र भी इसका अपवाद नहीं है, जिससे निर्यात राजस्व में 800-900 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हो रहा है। स्थिति की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए आईटीसी के तंबाकू व्यवसाय के मुख्य कार्यकारी एचएन राम प्रसाद कर्नाटक में किसानों पर वास्तविक प्रभाव की ओर इशारा करते हैं। उनका तंबाकू उत्पादन गिरकर 60 मिलियन किलोग्राम हो गया, जो कि 2021 और 2022 दोनों में तंबाकू बोर्ड द्वारा निर्धारित 90-100 मिलियन किलोग्राम की सीमा से काफी कम है। रश्मि गोविल होंगी आईसीसी की अगली मानव संसाधन निदेशक। रश्मि गोविल सार्वजनिक क्षेत्र की इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की नई निदेशक होंगी। सरकारी नियोक्ता सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड की अधिसूचना के अनुसार इस पद के लिए उनके नाम की अनुशंसा की गई है। अधिसूचना में बताया गया कि पीएसबी ने इस पद के लिए आईओसी के 5 कर्मियों सहित कुल 11 उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और इसके बाद रश्मि गोविल को नियुक्त किया गया। वह इस समय आईओसी में कार्यकारी निदेशक है। गोविल रंजन कुमार महापात्र की जगह लेगी। वह आईओसी में 1994 में शामिल हुई थी और लगभग 3 दशकों से कंपनी के साथ है। गुजरात में 12वें दिव्य कला मेले की हुई शुरुआत। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग सूरत गुजरात में दिव्य कला मेला का आयोजन कर रहा है। 12वें दिव्य कला मेला 2023 का आयोजन 29 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक सूरत गुजरात में किया जा रहा है। मेले की सह मेजबानी राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त और विकास निगम द्वारा की जाएगी। यह आयोजन विकलांग के व्यक्तियों, जिन्हें आमतौर पर दिव्यांगजन के नाम से जाना जाता है। दिव्य कला मेला एक व्यापक मंच है जो इन दिव्यांग व्यवसाय और कारीगरों को उनके कौशल और उत्पादों को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है। दो 2023 में यूपीआई ने किया 18 लाख करोड़ के रिकॉर्ड लेन देन, वर्ष प्रति वर्ष से 42% अधिक। दिसंबर में यूपीआई लेन देन वर्ष प्रति वर्ष 42% की प्रभावशाली वृद्धि के साथ 18 लाख करोड़ रुपए के आश्चर्यजनक मूल्य तक पहुंच गया। लेन देन की मात्रा में 54% की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, जो कुल 1212 करोड़ थी। उल्लेखनीय रूप से यूपीआई लेन देन की मात्रा में माह प्रति माह वृद्धि 7% थी। वर्ष की शुरुआत में एनपीसीआई द्वारा निर्धारित लक्ष्य 100 करोड़ दैनिक लेन देन से चूकने के बावजूद यूपीआई ने दिसंबर में अभी भी 40 करोड़ दैनिक लेन देन का प्रभावशाली औसत हासिल किया। यह डिजिटल भुगतान अपनाने में उल्लेखनीय प्रगति का प्रतीक है। वित्त वर्ष 24 की तीसरी तिमाही में मुद्रा ऋण में 3 लाख करोड़ की रिकॉर्ड वृद्धि। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ने दिसंबर 2023 में ऋण में 3 लाख करोड़ का रिकॉर्ड बनाया, जो वर्ष प्रति वर्ष 16% मजबूत वृद्धि दर्शाता है। महिला उद्यमी 70% ऋण हासिल करके महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छोटे व्यवसाय के लिए वर्ष के
आशाजनक विकास में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत वितरित ऋण दिसंबर 2023 में अभूतपूर्व रूप से 3 लाख करोड़ तक बढ़ गया, जो प्रति वर्ष 16% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही 22 दिसंबर 2023 को समाप्त होने से एक सप्ताह पहले स्वीकृत ऋण 2,99,457 करोड़ तक पहुंच गया। यह पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि के दौरान 2.58 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। अंतिम डेटा से संकेत मिलता है कि 29 दिसंबर तक 3 लाख करोड़ का मील का पत्थर पार कर लिया गया था, जो एक मजबूत प्रदर्शन का प्रतीक है। आरबीआई ने बड़े यूसीबी के लिए थोक जमा सीमा को बढ़ाकर किया 1 करोड़ और उससे अधिक। क्या विस्तृत जानकारी? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बड़े सहकारी बैंकों यूसीबी के लिए थोक जमा सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय लिया। नई सीमा अब 1 करोड़ रुपए और 1 करोड़ और उससे अधिक है, जो 15 लाख और उससे अधिक की पिछली सीमा से उल्लेखनीय वृद्धि है। बढ़ी हुई थोक जमा राशि विशेष रूप से टीयर 3 श्रेणी में आने वाले यूसीबी पर लागू होती है, जिसमें 1,000 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ तक की जमा राशि होती है, और टीयर 4 श्रेणी में, जिसमें 10,000 करोड़ से अधिक जमा वाले यूसीबी शामिल होते हैं। कैंडिडेट्स शतरंज पुरुष स्पर्धा में डोम राजू गुकेश का स्थान सुरक्षित, टोरंटो में होगा आयोजन। पुरुष शतरंज में डोम राजू गुकेश ने प्रतिष्ठित कैंडिडेट्स शतरंज स्पर्धा में अपना स्थान सुरक्षित कर लिया है। यह स्पर्धा 2 से 25 अप्रैल 2024 तक टोरंटो में होगी। डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 1 जनवरी 2024 को अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया। तो भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने अपना 66वां स्थापना दिवस कब मनाया है? 1 जनवरी 2024 को, जो देश के रक्षा क्षेत्र में नवाचार और आत्मनिर्भरता की एक महत्वपूर्ण यात्रा को दर्शाता है। डीआरडीओ का गठन 1958 में भारतीय सेना के पहले से चल रहे तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय को मिलाकर किया गया था। मौजूदा समय में डीआरडीओ के पास 5,000 वैज्ञानिक है। इसके साथ इसके पास करीब 30,000 कर्मी भी है। विश्व पारिवारिक दिवस 2024 हर साल 1 जनवरी नए साल के दिन विश्व पारिवारिक दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को। इसे विश्व शांति दिवस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका दूसरा नाम? विश्व शांति दिवस। इस दिवस के माध्यम से लोगों में वैश्विक एकता और सद्भाव के विचारों को बढ़ावा दिया जाता है। आपको बता दें कि इस दिवस को नए साल के दिन इस आशा के साथ मनाया जाता है कि आने वाले पूरे साल दुनिया में सूक्ष्म और स्थूल दोनों जंग सकारात्मकता बदलाव लेके आए। विश्व में शांति की स्थापना करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक परिवार का निर्माण, जिसके माध्यम से विश्व में शांति की स्थापना हो सकती है और बढ़ती हिंसा को कम किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने प्रसिद्ध कानूनी विद्वान प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। विस्तृत जानकारी नीचे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध कानूनी विद्वान प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का कार्य कानूनी शिक्षा के प्रति उनकी मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रोफेसर नंदा को साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नंदा एक भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद, अमेरिका में डेनवर कोलोराडो विश्वविद्यालय में जॉन इवांस विशिष्ट विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। वह अंतर्राष्ट्रीय कानून अध्ययन कार्यक्रम के संस्थापक, निदेशक और निदेशक एमिरिटस भी थे और वेद नंदा सेंटर फॉर इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ डेनवर स्टर्म कॉलेज ऑफ लॉ के निदेशक भी थे। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।